अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि रेजोनेंस क्या होता है। यानी रेजोनेंस होता है कि अनुनाद जिसे हिंदी में कहते हैं। जैसे कि हमने छोटे पे सुना था, हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि रेजोनेंस, जैसे कि अगर कोई आर्मी की सेना जा रही है, अगर वो परेड करते यानी पैर पटकते जा रहे हैं, तो अगर वो पुल के जो वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी और उनकी अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो वहाँ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ क्या होता है, पुल टूट जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी एक कंडीशन आती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस जनरली दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल सर्किट में होते हैं, एक होता है सीरीज रेजोनेंस, दूसरा होता है पैरेलल रेजोनेंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सीरीज रेजोनेंस से पूछा जाता है। तो हम देखेंगे पहले सीरीज रेजोनेंस क्या होता है। तो सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज मैग्नीफाइंग सर्किट। ठीक है। सीरीज रेजोनेंस की सबसे ज़्यादा कंडीशन पूछी जाएगी, सीरीज रेजोनेंस में कंडीशन क्या होती है। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, जो हमारा इम्पीडेंस होता है ना, जो इम्पीडेंस जिसे कि हम जेड से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ये क्या होता है, मिनिमम हो जाता है सर्किट में। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस में। उस जब अच्छा एक और टर्म हम देख लेते हैं, एडमिटेंस किसे कहते हैं। तो एडमिटेंस क्या होती है ना, यहाँ देखें एडमिटेंस क्या होती है। एडमिटेंस क्या होती है, जैसे इम्पीडेंस जेड होता है, इसका अपोजिट होता है, इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, और वाई इक्वल टू 1/जेड होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं एडमिटेंस, यानी इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, 1/में हो। ठीक है, जैसे वहाँ हमारा कंडक्टेंस था, वैसे इसमें क्या होता है, एसी सर्किट में हमारा क्या होता है, एडमिटेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं पहले सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या देखेंगे कि पूछेगा कि सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है कि मिनिमम। तो जवाब होगा मिनिमम हो जाता है। एडमिटेंस कितना हो जाता है, तो एडमिटेंस मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि अगर एडमिटेंस मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि करंट क्या होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी सर्किट में इम्पीडेंस सबसे कम होगी, यानी अपोजिशन कम हो रहा है, तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है एक्सेप्टर सर्किट बोला जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ पहले ये देखेंगे कि जेड का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यानी ये इम्पीडेंस मिनिमम कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो टर्म है, यानी जो हमारा रिएक्टेंस वाला टर्म, वो कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। जीरो होगा तभी तो, क्योंकि देखो इस सर्किट में कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो इसको मिनिमम करने के लिए ये टर्म जीरो करना पड़ेगा। तो जब ये जीरो होगा तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर रूट में, यानी जेड इक्वल टू आर, यानी मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम। यानी जब हमारा सीरीज रेजोनेंस का कंडीशन होता है तो इम्पीडेंस मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब जितना रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में, अगर नहीं अगर कोई सर्किट आर एल और सी तीनों लगा है, तो इन दोनों के कारण जो अपोज होता है वो हो जाता है आपस में कैंसिल, यानी जो सर्किट में बस कंपोनेंट बचता है इफेक्टिव, वो होता है कौन सा, रेजिस्टेंस। तो इसीलिए जब कंडीशन सीरीज रेजोनेंस पूछे तो उसमें हमारा इम्पीडेंस मिनिमम होता है। मिनिमम इम्पीडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, बस उस सर्किट में रेजिस्टेंस काम करेगा, जो रिएक्टेंस यानी एक्सएल और एक्सी का पार्ट होगा ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो उस सर्किट में बस इफेक्टिव अपोजिशन कौन करता है, रेजिस्टेंस। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम जानते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस की हमने कंडीशन बताई थी कि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल हो जाता है जीरो, अगर ये वोल्टेज है तो इसी के ऊपर करंट भी ओवरलैप करती है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल जीरो। पावर फैक्टर की बात करें तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 यानी यूनिटी। इसीलिए यहाँ से देखेंगे कि जो सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा, फेज एंगल जीरो हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। देखो हमने यहाँ फेज एंगल निकाला, फेज एंगल जीरो हो जाएगा क्योंकि बस रेजिस्टेंस बचा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगी, वही चीज़ यूनिटी हो जाएगी। इस सर्किट में क्या होगा, जब रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस में केवल एक्टिव पावर होते हैं। रिएक्टिव पावर हमने बता चुका, रिएक्टिव पावर केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में होता है। इंडक्टर क्या करता है, माइनस क्यू बनाता है, कैपेसिटर क्या करता है, प्लस क्यू बनाता है। लेकिन रेजिस्टेंस कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं बनाता, ये केवल एक्टिव पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसीलिए जब सर्किट में बस रेजिस्टेंस बचा तो पावर फैक्टर यूनिटी, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जीरो, जिसे कि पावर फैक्टर उसी को कहते हैं जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है वो जीरो।
ठीक है। तो जब पावर फैक्टर जीरो और पावर फैक्टर और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जीरो, तो पावर फैक्टर यूनिटी, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। सर्किट में केवल एक्टिव पावर बचेगा, क्योंकि एक्सल और एक्सी यानी जो रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से एक डेरिवेशन आता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेनली इसका रिजल्ट याद रखना होता है कि जो नेट रिएक्टिव पावर है, हमने अभी बोला नेट रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर जितनी यानी कैपेसिटेंस की औकात रहेगी उतनी ही इसमें क्या होती है, इंडक्टेंस की औकात होती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। बस एक्स में बचता क्या है, रेजिस्टेंस। और इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सीरीज रेजोनेंस का फार्मूला क्या होता है। तो सीरीज रेजोनेंस का फार्मूला होता है 1/2π√/LC। एल क्या है, इंडक्टेंस, सी क्या है, कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। ठीक है। अब दूसरी चीज़ होती है कि एक चीज़ पूछता है, क्या सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है क्या? क्योंकि देखो अब हमारे सर्किट में बस रेजिस्टेंस बचा है, लेकिन यहाँ फार्मूले से आप देखेंगे इसमें कोई रेजिस्टेंस का टर्म नहीं है। भले ये चीज़ हमारी सर्किट में बस रेजिस्टेंस बचा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एल और सी कहीं निकल के चला गया, वो उसी सर्किट में। तो हमारी जो सीरीज रेजोनेंस है ना, उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बस जब सर्किट में रेजिस्टेंस ही बचा है तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एल और सी कहीं चले गए हैं, वो क्या है, वो बस दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। इसीलिए जो हमारा फार्मूला भी आता है ये एल और सी पे ही डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सीरीज रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो जवाब होगा नहीं। वो किस पे डिपेंड करती है, तो फार्मूले से देखेंगे केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो किस पे लगता है। तो जैसे अगर ये हमारा सीरीज रेजोनेंस की सर्किट बना है RLC, तो जो टोटल वोल्टेज लगाएंगे ना, यहाँ पे अगर V वोल्टेज लगा रहे तो ये टोटल का टोटल वोल्टेज किस पे अप्लाइड होगा, रेजिस्टेंस पे। तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, वोल्टेज किस पे अप्लाइड होगा, रेजिस्टेंस पे। सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, बस जितना रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये पूछ दे कि सीरीज रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो नहीं, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी केवल एल और सी पे डिपेंड करती है, ना कि आर पे डिपेंड करती है। आर पे नहीं डिपेंड करती। सर्किट इसका क्या होगा, बस इसमें बस वर्क कौन कर रहा है अगर देखा जाए इसमें, तो बस रेजिस्टेंस इसमें रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करके कैंसिल कर देंगे, इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो इसमें मेनली हमें 3 पॉइंट याद रखना है। सीरीज रेजोनेंस का इम्पीडेंस मिनिमम, एडमिटेंस मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, दूसरा नाम एक्सेप्टर सर्किट या तो वोल्टेज मैग्नीफाइंग सर्किट। बिहेव कैसा करता है, प्योरली रेजिस्टिव, फेज एंगल जीरो, पावर फैक्टर यूनिटी। कौन सा पावर होता है, केवल एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होता है नहीं, रिएक्टिव पावर जीरो। दूसरा फार्मूला। फिर तीसरी चीज़ है कि सीरीज रेजोनेंस क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो नहीं। वोल्टेज किस पे लगता है, तो टोटल का टोटल वोल्टेज तुम्हारा लगता है रेजिस्टेंस पे, यानी वोल्टेज जो भी अप्लाई करोगे वो रेजिस्टेंस पे लग जाएगा।